अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस गहरे विश्लेषण में जिसे हम एक डीप डाइव सत्र कहते हैं, हम एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा का जो मुख्य केंद्र है वो एसएससी जीडी जीएस मास्टर क्लास की एक विशेष पीडीएफ का संपूर्ण अध्ययन है जिसे सोनवीर सर ने तैयार किया है। हाँ, और इस पूरे सत्र का जो मुख्य लक्ष्य है वो उन उलझाऊ और कठिन सवालों का सटीक तोड़ निकालना है जो हाल ही के एग्जाम्स की लगभग हर शिफ्ट में परेशानी का सबब बन रहे हैं। सही। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सीधे स्लाइड नंबर 1 पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही असरदार स्टडी हैकर कॉन्सेप्ट समझाया गया है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि एग्जामिनर बहुत लंबे और भारी भरकम शब्दों का एक मायाजाल बुनता है। इससे होता यह है कि सवाल पढ़ने वाले के दिमाग पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। मतलब उन भारी शब्दों के जंगल में जो मेन सवाल होता है वो कहीं छुप जाता है ना? बिल्कुल छुप जाता है। और हमारा और इस मास्टर क्लास का मुख्य लक्ष्य उसी जाल को काटना है। आज की पूरी चर्चा इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे उन भटकाने वाले शब्दों के बीच से उस असली मेन सवाल को झट से पकड़ा जाए। ये तो बहुत ही बेहतरीन रणनीति है। हाँ, और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए पीडीएफ में जो आगे की स्लाइड्स है उनके अंदर मेन सवाल को बोल्ड अक्षरों में रखा गया है और जो बाकी अतिरिक्त जानकारी है उसे ग्रे रंग में कर दिया गया है। अच्छा, ताकि पढ़ने वाले का फोकस बिल्कुल अर्जुन के तीर की तरह सटीक रहे। क्या बात है! ये हैकर कॉन्सेप्ट तो सच में परीक्षा के नजरिए से गेम चेंजर है। एकदम सही। तो अब इसी शानदार रणनीति के साथ हम भाग 1 की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं। ये हिस्सा खेल जगत की स्थापना, उनके नियम और कुछ बेहद ऐतिहासिक पलों पर आधारित है। तो स्लाइड 2 से शुरुआत करते हैं, जहां हमारा पहला प्रश्न सामने आता है। प्रश्न है, भारतीय खो-खो महासंघ यानी KKFI की स्थापना कब हुई थी? और इसका उत्तर दिया गया है 1955। अब सिर्फ साल रट लेना काफी नहीं है, इस सीधे से उत्तर के पीछे का स्पष्टीकरण समझना बहुत जरूरी है। जी, स्पष्टीकरण में जो सबसे काम की बात दी गई वो ये है कि इस महासंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यहीं पर एक बहुत बड़ा कैच भी है। वो कैच क्या है? कैच ये है कि पहला आधिकारिक वर्ल्ड कप और ये स्थापना दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। इस पर आगे चर्चा भी होगी। हाँ, एग्जामिनर यही शब्दों से खेलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो इतिहास के पन्नों से है। प्रश्न है, कुश्ती को सबसे प्राचीन ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? इसका उत्तर है 708 ईसा पूर्व। ये तारीख बहुत दिलचस्प है। इसके पीछे का स्पष्टीकरण क्या दिया गया? स्पष्टीकरण में बताया गया है कि प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व से शुरू होकर 393 ईस्वी तक चले थे और इन्हें रोमन सम्राट थियोडोसिस प्रथम ने 393 ईस्वी में हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। अच्छा, तो इसमें मेन सवाल कहाँ छुपता है? ध्यान देने वाली बारीक बात यह है कि शुरुआत भले ही 776 ईसा पूर्व में हो गई थी, लेकिन कुश्ती का खेल उसमें तुरंत नहीं जुड़ा था। कुश्ती को बाद में यानी 708 ईसा पूर्व में जाकर ओलंपिक का हिस्सा बनाया गया। ये जानकारी वाकई बहुत गहराई वाली है। अब कबड्डी के मैदान से जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी कबड्डी में एक रेडिंग स्किल नहीं है? उत्तर में दिया गया है डैश। जो लोग कबड्डी नहीं खेलते उनके लिए इस स्पष्टीकरण पर थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी है। बिल्कुल, स्पष्टीकरण बहुत ही साफ है। टो टच यानी पैर से छूना, हैंड टच यानी हाथ से छूना और डुबकी, जिसका मतलब है खुद को डिफेंडर से बचाने के लिए एक साथ नीचे की तरफ झुकना, ये सभी रेडर की स्किल्स हैं। मतलब जो रेड मारने जाता है वो इनका इस्तेमाल करता है? हाँ, लेकिन डैश रेडर से जुड़ा शब्द नहीं है। ये डिफेंस करने वाली टीम का हिस्सा होता है जब वे रेडर को धकेलकर बाहर करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। खेल जगत से ही अगला प्रश्न क्रिकेट प्रेमियों के लिए है, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सभी 3 प्रारूपों यानी टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त किया है? इसका उत्तर है स्मृति मंधाना। इस शानदार रिकॉर्ड की पूरी जानकारी क्या है? स्पष्टीकरण के अनुसार अगर पुरुषों की बात की जाए
तो ये रिकॉर्ड सबसे पहले सुरेश रैना के नाम दर्ज हुआ था। और इसके साथ ही एक अतिरिक्त जानकारी ये भी दी गई है कि इस बार के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी स्मृति मंधाना ही पहले नंबर पर रही। खेल जगत की इन बारीकियों को समझने के बाद अब इसी गाइड का अगला हिस्सा यानी स्लाइड 3 देखते हैं। ये कुछ और नए रिकॉर्ड्स पर रोशनी डालता है। प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय एथलीट ने भाला फेंक में 90 मीटर का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है? उत्तर है नीरज चोपड़ा। यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है, पर परीक्षा के लिए इसका स्पष्टीकरण क्या कहता है? स्पष्टीकरण में उस जगह का नाम बताया गया है जो एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड कतर की राजधानी दोहा में आयोजित दोहा डायमंड लीग प्रतियोगिता में बना। मतलब जगह और लीग का नाम याद रखना मेन सवाल पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल। बेहतरीन। अगला प्रश्न तीरंदाजी से जुड़ा है। प्रश्न है, तीरंदाजी में रॉबिन हुड शब्द का क्या अर्थ होता है? और उत्तर है लक्ष्य में पहले से मौजूद तीर को विभाजित करना। इसे अगर हम थोड़ा विजुलाइज करें तो जैसे फिल्मों में होता है कि एक तीर पहले से निशाने के बिल्कुल बीचों बीच लगा है और पीछे से दूसरा तीर आकर उसी पहले तीर को बीच से चीरता हुआ घुस जाए। तीरंदाजी की भाषा में इस अचूक निशाने को रॉबिन हुड कहा जाता है। बहुत ही सटीक उदाहरण। अगला प्रश्न कबड्डी की रैंक को लेकर है, जो भारत के दबदबे को दिखाता है। प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 जो हांगझू में हुए थे, उसमें कबड्डी में भारतीय पुरुष और महिला टीम की रैंक क्या थी? उत्तर है पहली। इसकी गहराई में जाने पर स्पष्टीकरण में क्या जानकारी दी गई है? स्पष्टीकरण से पता चलता है कि पुरुष टीम ने फाइनल मुकाबले में ईरान जैसी मजबूत टीम को हराया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने गोल्ड मेडल जीता। ये तथ्य परीक्षा में स्टेटमेंट वाले सवालों में बहुत काम आता है। बिल्कुल। अब स्लाइड 3 का आखिरी प्रश्न देखते हैं, जो पैरालंपिक से जुड़ा है। प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? उत्तर है दीपा मलिक। इनके ऐतिहासिक पदक के बारे में क्या स्पष्टीकरण दिया गया है? स्पष्टीकरण में 3 मेन कीवर्ड्स हैं। पहला, रियो पैरालंपिक 2016, दूसरा खेल का नाम शॉटपुट और तीसरा पदक का रंग जो कि रजत यानी सिल्वर है। एग्जामिनर अक्सर खेल का नाम या मेडल का रंग बदलकर फंसाने की कोशिश करता है। ये हुई ना बात। अब हम स्लाइड 4 पर आते हैं, जहां ऐतिहासिक मेडल टैली और पहले विजेता यानी एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के पूरे आंकड़े दिए गए हैं। ये नंबर याद रखना अक्सर चुनौती होता है। जी, ये स्लाइड परीक्षा के नजरिए से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 3 प्रमुख खेलों की पूरी मेडल टैली दी गई है। सबसे पहले एशियाई खेल 2023 की बात करते हैं। भारत ने इसमें कुल 107 पदक जीते। और इसका ब्रेकडाउन क्या है? अगर इसे तोड़ें तो 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारत का स्थान इसमें चौथा रहा, जबकि नंबर 1 पर चीन था। अच्छा, और कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या आंकड़ा है? राष्ट्रमंडल खेल यानी CWG 2010 का बहुत ही ऐतिहासिक आंकड़ा है। इसमें भारत ने कुल 101 पदक जीते थे, 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज। यहाँ भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था। ये तथ्य शायद इसलिए मेन सवाल बनता है क्योंकि ये पूरे इतिहास में एकमात्र बार है जब भारत ने 100 से ज्यादा मेडल जीते हों। एकदम सही पकड़ा। और तीसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा पहले एशियाई खेल 1951 का है। उस समय कुल 51 पदक आए थे, जिनमें 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज थे। यहाँ सबसे ज्यादा कांस्य पदक आए थे। उस वक्त भारत का स्थान क्या था? उस वक्त भी भारत दूसरे स्थान पर रहा था, जबकि पहला स्थान जापान का था, जिसने कुल 60 मेडल जीते थे। यहाँ एक बहुत ही जरूरी तथ्य और जुड़ता है कि भारत में एशियन गेम्स आज तक 2 बार आयोजित हुए हैं। पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में। हाँ, और इन आंकड़ों के बाद इसी स्लाइड में ऐतिहासिक प्रथम विजेताओं की एक बहुत ही सधी हुई सूची भी है। पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल केडी जाधव, पहला राष्ट्रमंडल गोल्ड जीतने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, पहला एशियाई खेल गोल्ड सचिन नाग, जिन्होंने 1951 में तैराकी में ये जीता था। जी, ये जानकारी सीधे तौर पर इतिहास के पन्नों से उठाई गई है, जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती है। अब स्लाइड 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, पहली रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 1904 में वियना में आयोजित हुई थी। वियना किस देश में है? उत्तर है
ऑस्ट्रिया। एग्जामिनर यहाँ भूगोल और खेल का बहुत अच्छा मिश्रण कर रहा है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और इसे ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पहली आधिकारिक अखिल भारतीय खो खो चैंपियनशिप किस शहर में हुई थी? उत्तर है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। इसका स्पष्टीकरण क्या कहता है, क्योंकि खो खो की बात हमने पहले भी की थी। स्तर की चैंपियनशिप है जिसकी बात हमने पहले की थी। ये कोई वर्ल्ड कप नहीं है। शब्दों के इस छोटे से फेर में ही नंबर कट जाते हैं। अगला प्रश्न खेल के कोर्ट से जुड़ा है। प्रश्न है, एक आम कबड्डी मैच की शुरुआत में हर टीम में कोर्ट पर कितने खिलाड़ी होते हैं? उत्तर है 7 खिलाड़ी। क्या किसी और खेल के साथ इसका कोई कनेक्शन बताया गया है? हाँ, स्पष्टीकरण में बताया गया है कि नेटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 7 ही होती है। इस तरह के जोड़े बनाकर याद रखने से परीक्षा के दबाव में बहुत मदद मिलती है। बहुत बढ़िया। स्लाइड 5 का आखिरी प्रश्न। प्रश्न है, पैरी और लंज शब्दों का उपयोग किस खेल में होता है? उत्तर है फेंसिंग यानी तलवारबाजी। इन दोनों शब्दों का विजुअल मतलब क्या है? स्पष्टीकरण में बहुत अच्छे से बताया गया है। पैरी का मतलब है सामने वाले के वार को अपनी तलवार से रोकना, और लंज का मतलब है जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि तलवारबाज अचानक से आगे की तरफ झुककर फुर्ती से वार करता है, उसे लंज कहते हैं। बहुत ही रोचक। अब हम इस मास्टर क्लास के भाग 2 में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है खेल के मैदान से नियम, आयाम और संगठन। स्लाइड 6 का पहला सवाल देखते हैं। प्रश्न है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? उत्तर है हॉकी। इसमें कंफ्यूज करने वाला क्या पहलू है? स्पष्टीकरण यह बताता है कि फुटबॉल में पेनल्टी किक होती है जबकि हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर होता है। एग्जाम हॉल की जल्दबाजी में पेनल्टी शब्द देखते ही लोग फुटबॉल पर टिक कर देते हैं और बस यहीं एग्जामिनर खेल जाता है। सही कहा। अगला ऐतिहासिक सवाल है। प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? उत्तर है अभिनव बिंद्रा, 2008 बीजिंग ओलंपिक, 10 मीटर एयर राइफल। इस तथ्य का स्पष्टीकरण क्या दिया गया है? स्पष्टीकरण यह है कि अगर सवाल में ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड पूछा जाए तो उत्तर बदल जाएगा और नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, जिन्होंने 2020 टोक्यो में जीता। दोनों सवालों में व्यक्तिगत और ट्रैक एंड फील्ड का जो बारीक अंतर है उसे समझना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न सीधा और बहुत जरूरी है। प्रश्न है, भारत में कबड्डी के जनक कौन कहे जाते हैं? उत्तर है हरजीत बराड़। यह एक बहुत ही स्पष्ट तथ्य है जिसे वन लाइनर की तरह याद रखना चाहिए। स्लाइड 6 का अंतिम प्रश्न डोपिंग जैसे गंभीर विषय से जुड़ा है। प्रश्न है, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान कौन सा भारतीय एथलीट ड्रग टेस्ट में असफल रहा था? उत्तर है रानी यादव। ये सवाल इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? स्पष्टीकरण में इसका कारण है, 2010 की ये गेम्स भारत में ही हुए थे, वो भी दिल्ली में। एक मेजबान देश का एथलीट जब डोपिंग में पकड़ा जाता है तो वो बहुत बड़ी खबर बनती है। इसलिए यह नाम इतिहास में दर्ज हो गया और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया। अब आयाम और नियमों से जुड़ी स्लाइड 7 पर नजर डालते हैं। प्रश्न है, फुटबॉल में गोल पोस्ट के साइज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? उत्तर है दूरी 7.32 मीटर और ऊंचाई 2.44 मीटर। एग्जाम के प्रेशर में ये दशमलव वाली नंबर कैसे याद रहें? स्पष्टीकरण में इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक दी गई है। अगर दूरी यानी 7.32 में 3 का भाग कर दें तो बिल्कुल सटीक ऊंचाई यानी 2.44 निकल आएगी। ये ट्रिक एग्जाम हॉल के तनाव में एक लाइफ सेवर साबित हो सकती है। बेहतरीन ट्रिक। अगला सवाल सम्मान से जुड़ा है। प्रश्न है, भारत के मशहूर जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को भारत की किस आर्म फोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल की ऑनररी रैंक दी गई है? उत्तर है टेरिटोरियल आर्मी। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ साथ सेना का ये मानद सम्मान बहुत अहम जानकारी है जो सीधे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न मेजबानी को लेकर है। प्रश्न है, विभिन्न स्थानों पर आयोजित 35वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की थी जो 2015 में हुए थे? उत्तर है केरल। यह भी एक सीधा तथ्य है जिसे क्रोनोलॉजी में याद रखा जा सकता है। स्लाइड 7 का एक और दिलचस्प सवाल। प्रश्न है, तेज गेम प्ले सुनिश्चित करने के लिए और गेंद पर कब्जे का अधिकतम समय सीमित करने के लिए शॉट क्लॉक का उपयोग किस खेल में किया जाता है? उत्तर है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल बहुत ही तेज गति का खेल है जिसमें समय बहुत तेजी से भागता है। कोई भी टीम गेंद लेकर खड़ी न रहे, इसीलिए ये शॉट क्लॉक का नियम रखा गया है। चलिए अब स्लाइड 8 पर आते हैं, जहां मैप आधारित हेडक्वार्टर
और बड़े संगठनों की बात की गई है। प्रश्न है, सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? उत्तर है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI, जिसकी स्थापना 1940 में हुई थी। इसके साथ और कौन से संगठनों की जानकारी दी गई है? स्पष्टीकरण में 3 चीजें साफ की गई हैं। AFI एथलेटिक्स के लिए है, SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में लगभग सभी खेलों को देखता है, और नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी खेलों में ड्रग्स और डोपिंग रोकने के लिए काम करती है। तीनों का काम बिल्कुल अलग है। अगला सवाल शतरंज से है। प्रश्न है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? उत्तर है विश्वनाथन आनंद। इनके बारे में और क्या खास बातें बताई गई हैं? स्पष्टीकरण में 2 बहुत ही मेन कीवर्ड्स हैं। ये भारत के पहले राजीव गांधी खेल रत्न विजेता भी हैं और इनकी जो बहुत मशहूर आत्मकथा है उसका नाम माइंड मास्टर है। अब 2 बहुत ही मिलते-जुलते संगठनों का ट्रैप देखते हैं। प्रश्न है, एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है कुआलालंपुर, मलेशिया। वहीं दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसके साथ IOC का भी नाम है, उसका मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है लॉजेन या लुसाने, स्विट्जरलैंड। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो एशियन फेडरेशन है वो मलेशिया में है और जो इंटरनेशनल या वैश्विक है वो स्विट्जरलैंड में है। इसी के साथ PDF में एक बोनस फैक्ट भी दिया गया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का मुख्यालय कहीं बाहर नहीं बल्कि भारत के गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। बहुत ही उम्दा जानकारी। अब हम भाग 3 में कदम रख रहे हैं, जो नए माइलस्टोन 2025 के इवेंट्स और रिकॉर्ड्स पर आधारित है। स्लाइड 9 की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, कलात्मक जिम्नास्टिक में भारत का पहला एशियाई खेल पदक किसने जीता था? उत्तर है आशीष कुमार, 2010 ग्वांगझो एशियाई खेल कांस्य पदक। इनका नाम इतना विशेष क्यों है? स्पष्टीकरण इस बात को साफ करता है कि अक्सर जिम्नास्टिक का नाम सुनते ही सबसे पहला नाम दीपा कर्माकर का दिमाग में आता है, लेकिन आशीष कुमार ने दीपा कर्माकर से भी पहले यह कांस्य पदक जीता था। एग्जामिनर को पता है कि ज्यादातर लोग दीपा कर्माकर पर टिक करेंगे और यही उसका बुना हुआ जाल है। क्या बात है, एकदम सटीक विश्लेषण। अगला प्रश्न एथलेटिक्स से है। प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? उत्तर है अंजू बॉबी जॉर्ज, लॉन्ग जंप में कांस्य पदक। इनके बाद किसने यह कारनामा किया है? स्पष्टीकरण के अनुसार इतने सालों के इतिहास में उनके बाद सिर्फ नीरज चोपड़ा ने ही इस चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। फुटबॉल प्रेमियों के लिए अगला प्रश्न है, पहले भारतीय फुटबॉलर जिन्होंने किसी टॉप टियर यूरोपियन लीग में मैच खेला, वो भी नॉर्वे में। उत्तर है गुरप्रीत सिंह संधू। यूरोपियन क्लब्स के एक कड़े कंपटीशन में किसी भारतीय खिलाड़ी का वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसी स्लाइड का एक और भविष्य का सवाल देखते हैं। प्रश्न है, पहला आधिकारिक खो-खो वर्ल्ड कप सीनियर पुरुष 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा? उत्तर है नई दिल्ली। ये ऑफिशियल वर्ल्ड कप है? अगर याद हो तो स्लाइड 2 में हमने जिस चैंपियनशिप की बात की थी वो अलग थी। स्पष्टीकरण यह साफ करता है कि जो आधिकारिक वर्ल्ड कप है वो 2025 में नई दिल्ली में होना है। बिल्कुल सही। अब स्लाइड 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, क्रिकेट में विकेट कीपिंग स्किल्स के बारे में क्या सही है? उत्तर है विकेट कीपर को गेंद रोकने के लिए हमेशा अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नियम सुनने में एकदम बुनियादी लगता है, लेकिन परीक्षा में जो 4 विकल्प आते हैं उनकी भाषा इतनी घुमावदार होती है कि ये सीधा सा नियम भी कंफ्यूज कर देता है। अगला सवाल आने वाले इवेंट पर है। प्रश्न है, भारत के 38वें नेशनल गेम्स 2025 किन तारीखों के बीच तय किए गए? उत्तर है 28 जनवरी से 14 फरवरी, उत्तराखंड में। यहाँ तैयारी करने वालों के लिए एक प्रो टिप भी दी गई है। जी हाँ, प्रो टिप ये है कि आजकल एग्जाम में सिर्फ साल पूछने का ट्रेंड खत्म हो रहा है। हाल ही के टूर्नामेंट्स के सटीक तारीखें पूछी जा रही हैं, इसलिए केवल 2025 नहीं बल्कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक की अवधि याद रखनी होगी। ये एक बहुत अच्छी सलाह है। अगला प्रश्न शतरंज से है। प्रश्न है, 2025 फिडे वर्ल्ड कप जो गोवा में हुआ उसमें कांस्य पदक यानी तीसरा स्थान किसने जीता? उत्तर है एंड्री एस्पेंको। इसमें पहला स्थान किसका था? स्पष्टीकरण में बताया गया है कि पहला स्थान जावोखिर सिंदारोव का था। शतरंज से ही जुड़ा एक और दिलचस्प सवाल है। प्रश्न है, शतरंज में बिशप यानी ऊंट की चाल क्या होती है?
उत्तर है यह तिरछा चलता है और हमेशा एक ही रंग के खाने पर चलता है। ये बहुत ही विजुअल सवाल है। जो लोग शतरंज खेलते हैं उन्हें पता है कि अगर ऊंट शुरुआत में काले खाने पर है तो वो पूरे खेल में काले खाने पर ही तिरछा चलेगा, कभी सफेद पर नहीं जा सकता। बिल्कुल। अब स्लाइड 11 देखते हैं जिसमें 2025 के इवेंट्स और कुछ तेज तर्रार रैपिड फायर फैक्ट्स हैं। प्रश्न है 2025 एशियन यूथ गेम्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? उत्तर है लड़कियों की कबड्डी टीम ने। ये युवा महिला खिलाड़ियों की एक बहुत ही शानदार उपलब्धि है जो सीधे पूछी जाएगी। अगला सवाल कुश्ती से है। प्रश्न है व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? उत्तर है अमन सहरावत, 57 किलो कुश्ती, ब्रॉन्ज मेडल। मात्र 21 साल की उम्र में ये मुकाम हासिल करना असाधारण है और ये सबसे युवा का कीवर्ड ही एग्जाम का सवाल है। मेडल्स की गिनती पर एक सवाल है। प्रश्न है भारत ने एक ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक कब जीते हैं? उत्तर है 2020 टोक्यो ओलंपिक, कुल 7 पदक। इतिहास में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार ओलंपिक प्रदर्शन रहा है। और अगला सवाल संगठन की स्थापना से जुड़ा है। प्रश्न है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन यानी IAFF की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1912 स्टॉकहोम में। यहाँ जगह का नाम यानी स्टॉकहोम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि साल। और अब इसी स्लाइड में रैपिड फायर फैक्ट्स दिए गए हैं जो सीधे वन लाइनर हैं। पहला, महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? उत्तर है 1932 में। दूसरा, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? उत्तर है 2014 में। ये ऐसे तथ्य हैं जो किसी भी शिफ्ट में सीधे टकरा सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ हम इस मास्टर क्लास के भाग 4 में प्रवेश करते हैं जो कला, संस्कृति, साहित्य और ग्लोबल फैक्ट्स पर है। स्लाइड 12 से शुरू करते हैं। प्रश्न है प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? उत्तर है बालकृष्ण दोषी यानी BV दोषी। एग्जामिनर को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों के नाम बहुत पसंद है। ये वास्तुकला की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न साहित्य से। प्रश्न है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिगारम की रचना किसने की? उत्तर है इलंगो अडिगल। दक्षिण भारत के प्राचीन साहित्य से अक्सर इस तरह के सीधे सवाल पूछे जाते हैं जिन्हें याद रखना ही एकमात्र उपाय है। एक और प्रसिद्ध किताब पर सवाल है। प्रश्न है द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? उत्तर है अरविंद अडिगा। इस किताब का मुख्य विषय क्या था? स्पष्टीकरण बताता है कि इसका मुख्य विषय आर्थिक असमानता था। कभी कभी एग्जामिनर लेखक का नाम न पूछकर किताब की थीम पूछ लेता है। अगला सवाल भारतीय संस्कृति से है। प्रश्न है असम का प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस प्राकृतिक घटना का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर है माता भूमि की उर्वरता। ये मेला गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है और इसकी बहुत गहरी सांस्कृतिक मान्यता है। स्लाइड 12 का आखिरी सवाल अंतर्राष्ट्रीय साहित्य से है। प्रश्न है स्नो नामक उपन्यास किसने लिखा है? उत्तर है ओरहान पमुक जो तुर्की के हैं। वैश्विक साहित्य से यह एक बहुत ही चुनिंदा सवाल है जो अक्सर हाई लेवल एग्जाम्स में दिखता है। अब स्लाइड 13 पर आते हैं जहां पॉलिटी और ग्लोबल फैक्ट्स हैं। प्रश्न है राज्य में कार्यकारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद की शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलवाता है? उत्तर है अनुच्छेद 164। संविधान के अनुच्छेद हमेशा से मेन सवाल का हिस्सा रहे हैं और 164 सीधा मुख्यमंत्री की शपथ से जुड़ा है। एक और बहुत ताकतवर अनुच्छेद देखते हैं। प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? उत्तर है अनुच्छेद 253। ये अनुच्छेद केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां देता है। विदेशी मामलों में देश की बात रखने के लिए ये केंद्र का एक बहुत बड़ा अधिकार है। अब ग्लोबल हिस्से की बात करते हैं। प्रश्न है कौन सा ब्रिक्स सदस्य देश रियल मुद्रा का उपयोग करता है? उत्तर है ब्राजील। ब्रिक्स देशों की मुद्राएं अक्सर पूछी जाती हैं। जिसे भारत में रुपया है, रूस में रूबल है, वैसे ही ब्राजील की मुद्रा रियाल है। अगला सवाल मैप की समझ परखने वाला है। प्रश्न है भौगोलिक रूप से दक्षिणतम सार्क देश कौन सा है? उत्तर है मालदीव। इसका स्पष्टीकरण बहुत मजेदार है। स्पष्टीकरण साफ करता है कि मैप में देखने पर कई बार लगता है कि श्रीलंका सबसे नीचे है, लेकिन ध्यान से देखने पर मालदीव श्रीलंका से भी नीचे स्थित है। और यहाँ यह भी बताया गया है कि सार्क समूह की स्थापना 1985 में हुई थी। बहुत खूब।
अब स्लाइड 14 की तरफ चलते हैं, जो भारत के नृत्यों और उत्सवों से सजी हैं। प्रश्न है, कुलसेकरा पट्टनम दशहरा, जिसमें एक बहुत ही उग्र राक्षस थीम का मेकअप होता है, किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर है तमिलनाडु। यह अपने तरह का बहुत ही अनूठा त्योहार है, जहां लोग देवी काली और अन्य रूपों का रूप धरते हैं। अगला सवाल लोक नृत्य से है। प्रश्न है, लोक नृत्य डोलू कुनीथा किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है कर्नाटक। इसे याद कैसे रखें? स्पष्टीकरण में बताया गया है कि कुनीथा शब्द सीधे तौर पर कर्नाटक से जुड़ा है। परीक्षा में किसी भी नृत्य के नाम में कुनीथा दिखे तो उसका संबंध कर्नाटक से जोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न शास्त्रीय नृत्य की दिशा से है। प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? उत्तर है सत्रिया और मणिपुरी। इसकी और क्या बारीकियां दी गई हैं? स्पष्टीकरण में इस बात पर जोर दिया गया है कि मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम दक्षिण भारत के नृत्य हैं, और इसी के साथ एक तथ्य और है कि ध्रुपद गायन की एक मर्दाना शैली मानी जाती है। इसी स्लाइड में कुछ मिक्स फैक्ट्स भी दिए गए हैं। गरबा ये देवी दुर्गा के सम्मान में किया जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। मकर संक्रांति ये सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा का प्रतीक है। और राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब 2022 ये हैदराबाद में स्थित है। ये मिक्स फैक्ट्स बहुत ही सधे हुए हैं और परीक्षा में सीधे तौर पर नंबर दिलवा सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं इस पीडीएफ की सबसे महत्वपूर्ण अंतिम स्लाइड, यानी स्लाइड 15 पर। इसका नाम ही है ट्रैप डिफ्यूजर, गूगली सवालों का जाल काटना। जी बिल्कुल, यही वो हिस्सा है जो असली हैकिंग सिखाता है। सबसे पहले पॉलिटी ट्रैप्स को डिफ्यूज करते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत आता है, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है, और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां अनुच्छेद 163 के तहत आती हैं। छात्र अक्सर 163 और 164 में उलझ जाते हैं ना? बिल्कुल उलझते हैं। इन अनुच्छेदों के इसी बारीक अंतर को समझना ही इस ट्रैप से बचने का रास्ता है। इसके बाद हैं बुक्स एंड कल्चर ट्रैप्स। किताब द नेम सेक लिखी है झुम्पा लाहिड़ी ने। हाँ। किताबुल रहला लिखी है इब्न बतूता ने, जबकि किताबुल हिंद अलबरूनी की है। तिरुवाथिराई तमिलनाडु का त्योहार है जो नारित्व का जश्न मनाता है। किताबों के नाम में किताबुल शब्द देखते ही लोग जल्दी में गलत टिक कर देते हैं। और अंत में है डांस और टेम्पल्स के ट्रैप्स। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। गिद्धा पंजाब की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और दलखाई ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये सच में एक मास्टर क्लास है।